हे गाइस, सिनेपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम मिरर्स नाम की हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2008 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के ओपनिंग सीन में एक व्यक्ति को भागते हुए दिखाया जाता है। वह किससे भाग रहा है ये हमें सीन में नहीं दिखाते। भागते भागते वो एक कमरे में पहुंचता है जिसकी सारी अलमारियां अपने आप खुलने लगती हैं। सारे मिरर्स उसकी तरफ फेस करते हैं। कमरे के बीच में एक बड़ा शीशा होता है जिस पर अपने आप दरार आ जाती है। वह व्यक्ति शीशे को सॉरी बोल रहा होता है जब एक टूटा हुआ टुकड़ा नीचे फर्श पर गिरता है। जब वह उसे उठाने के लिए झुकता है तो उसकी रिफ्लेक्शन हाथ में पकड़े हुए टुकड़े से बेरहमी से उसका गला रेत देती है। इससे वह उसी जगह पर तड़प तड़प कर मर जाता है। अगले सीन में हम बेन कार्सन से इंट्रोड्यूस होते हैं जो एक सस्पेंडेड पुलिस डिटेक्टिव होता है। उसने एक पुलिस ऑफिसर को शूट कर दिया था जिससे ऑफिसर की जान चली गई थी और डिपार्टमेंट ने उसे सस्पेंड कर दिया था। उसकी बहन एंजेला कार्सन भी उसके साथ ही रहती है। वह उसे बाय बोलकर मेफ्लावर कॉर्पोरेशन पर पहुंचता है। वहां लोरेंजो से पहले उसे वेलकम करता है। लोरेंजो पिछले 15 साल से मेफ्लावर में काम करता था। वो बताता है कि 5 साल पहले यहाँ भीषण आग लग गई थी। लोरेंजो पूरा मेफ्लावर उसे दिखाता है। सभी जगह बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे जिसमें कुछ हलचल दिखाई देती है। अगले सीन में बेन की वाइफ एमी बाजार से सामान लेकर आती है। बेन उनके बच्चे डेजी और माइकल के साथ खेल रहा होता है। बेन और एमी एक साथ नहीं रहते हैं और दोनों के बीच के रिश्ते ठीक नहीं होते। बेन एमी को किस करता है पर वो उसे जाने के लिए कह देती है। शाम को बेन मेफ्लावर जाता है। वहाँ वो एज अ नाइट सिक्योरिटी गार्ड अपना पहला दिन ड्यूटी पर पहुँचता है। वो रात में राउंड के लिए निकलता है जब उसे शीशे पर एक हाथ का प्रिंट दिखता है। वह उसे साफ़ करता है पर वह साफ़ ही नहीं होता। फिर वो पूरे शीशे पर वैसे ही निशान देखता है। शीशे में उसके पीछे का दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई देता है जबकि असल में दरवाज़ा बंद होता है। वो कंफ्यूज हो जाता है। वो दरवाजे के अंदर जाता है जहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे होती हैं। नीचे जाकर उसे दिखता है कि पूरी बेसमेंट में पानी भरा है। घर पर एंजेला उससे उसकी जॉब को लेकर बात करती है पर वह रात वाली घटना उसे नहीं बताता। जब बेन अपना चेहरा मिरर में देखता है तो उसे वो डिसफिगर्ड दिखता है। वह चिल्लाकर गिर जाता है। दोबारा देखने पर सब ठीक होता है। रात को ड्यूटी पर राउंड्स के दौरान उसे फिर एक शीशे पर हाथ का निशान दिखता है। जब वह अपना हाथ उस पर रखता है तो मिरर क्रैक हो जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। जब वह मिरर में देखता है तो उसे कुछ लोग वहाँ जलते हुए दिखाई देते हैं जो असल ज़िंदगी में वहाँ नहीं होते। मिरर्स में उसके कपड़ों पर भी आग लग जाती है जिसकी जलन वह असल ज़िंदगी में भी महसूस कर पाता है। फिर एकदम सब नॉर्मल हो जाता है। उसे वहाँ गैरी लुइस नाम के व्यक्ति का वॉलेट भी मिलता है। बेन अपने हाथ पर बैंडेज करता है और फिर गैरी के वॉलेट की जांच करता है। उसे ऐसे कर लिखा हुआ एक पर्चा मिलता है। गैरी वही व्यक्ति था जिसे हमने ओपनिंग सीन में भागते हुए देखा था। वो बेन से पहले मेफ्लावर में नाइट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। बेन वापस अंदर जाता है जब उसे एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे बचाने के लिए उसकी आवाज़ का पीछा करता है और एक कमरे में पहुंचता है। कमरे में उसे मिरर में एक आधी जली हुई औरत का हाथ दिखता है पर असल में वहाँ कोई नहीं होता। जब वह मिरर को उस केबिन के सामने घसीट कर ले जाता है तो उससे वो औरत जलते हुए शरीर के साथ क्लियरली मिरर में दिखाई देती है। वो डर कर बाहर भाग जाता है। इधर घर पर माइकल चिल्लाता है। एमी उसे पूछती है तो वो बताता है कि मिरर में कोई औरत चीख रही है। एमी ये उसका बुरा सपना बताकर सोने चली जाती है पर हम एज ऑडियंस उस औरत को देखते हैं जो माइकल को सच में दिख रही होती है। सुबह बेन एंजेला को अपनी रात की आप बीती सुनाता है पर एंजेला उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे घर पर रेस्ट करने के लिए भेज देती है। घर पर बेन के नाम का एक पैकेज डिलीवर होता है जो कि गैरी लुइस का होता है। उसमें मेफ्लावर से रिलेटेड बहुत सारी पेपर कटिंग्स होती हैं। उससे क्लिप में टेरेंस बेरी नाम के शख्स भी दिखता है जिसने मेफ्लावर में आग लगाई थी। बेन लोरेंजो से बात करने के लिए ड्यूटी टाइम से पहले ही मेफ्लावर पहुंचता है पर लोरेंजो उसके कुछ कहने से पहले ही गैरी की मौत की खबर उसे देता है। बेन एमी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। एमी डेड बॉडीज़ पर पोस्टमार्टम कर दी थी।
बेन उससे गैरी की डेड बॉडी देखने की रिक्वेस्ट करता है। पहले वो मना कर देती है, पर बेन की बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसे मॉर्ग में ले जाती है। गैरी की रिफ्लेक्शन ऐसे कर शब्द चिल्लाती है, जिससे बेन डर जाता है। बेन गैरी की फाइल देखता है और नोटिस करता है कि गैरी के रिफ्लेक्शन में उसके हाथ में जो शीशे का टुकड़ा है उस पर बहुत सारा खून लगा है, पर असली में गैरी के हाथ में जो टुकड़ा है वो बिल्कुल साफ है। वो समझ आता है कि मिरर की वजह से ही गैरी की मौत हुई है, पर एमी उसकी इस थ्योरी को खारिज कर देती है। एमी उसकी दवाइयों को उसकी हेलुसिनेशन का कारण मानती है। बेन डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। रात में एंजेला नहाने के लिए तैयार होती है। जब वह बाथटब की ओर जाती है तो उसकी रिफ्लेक्शन उसे घूरने लगती है। वो रिफ्लेक्शन अपने मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा फाड़ देती है। बेचारी एंजेला तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। सुबह पुलिस बेन के घर पर तफ्तीश के लिए पहुंचती है। डिटेक्टिव लैरी जब डेड बॉडी के पास से पानी को ड्रेन करता है तो वो शॉक हो जाता है। बेन एंजेला की हालत देखकर वॉमिट कर देता है और खूब रोता है। मॉर्ग में एमी बेन को कंसोल करने के लिए जाती है। बेन उसे बताता है कि एंजेला ने उसे इस जॉब को छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मिरर्स ने उसे मार दिया। वह गुस्से में मेफ्लावर वापस जाता है और मिरर्स को स्टूल से तोड़ने की कोशिश करता है। जब इससे कुछ नहीं बनता तो वो मिरर्स को अपनी गन से शूट करता है। मिरर अपने आप ही हील हो जाता है। वह पूछता है कि मिरर को उससे क्या चाहिए। मिरर पर एसेकर नाम लिखा हुआ आता है। वह डिटेक्टिव लैरी को एसेकर को ढूंढने के लिए फ़ोन करता है। वो बेरी की पेपर कटिंग स्टडी करता है, जिसमें बेरी ने कहा होता है कि मिरर्स ने उसकी बीवी को बेरहमी से मार दिया और तीनों बच्चों को पानी में डुबा दिया। लैरी को एसेकर के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। फिर बेन उसे टेरेंस पेरी का पता करने को बोलता है। लैरी बताता है कि टेरेंस मर चुका है। बेन उस हॉस्पिटल जाता है जहां टेरेंस का मरने से पहले इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर मॉरिस उसे स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है। डॉक्टर मॉरिस बेन को टेरेंस की वीडियो टेप्स भी दिखाते हैं। टेरेंस कहता है कि उसने मेफ्लावर में आग इसलिए लगाई थी ताकि मिरर्स को डिस्ट्रॉय कर पाए। टेरेंस आगे बताता है कि मिरर्स ने उसके बीवी बच्चों को मार दिया क्योंकि वो एसेकर को नहीं ढूंढ पाया। बेन को ये सब देखकर समझ आ जाता है कि उसकी फैमिली खतरे में है। बेन घर जाकर सारे मिरर्स को घर से बाहर निकाल रहा होता है। जिन मिरर्स को वो नहीं निकाल पाता उन पर पेंट कर देता है। एमी और बेन का इस पर ज़बरदस्त झगड़ा होता है। बेन एमी को यकीन दिलाने के लिए मिरर को शूट करता है, पर इस बार मिरर हील नहीं होता। बेन फिर से झूठा साबित होता है। वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में उसे रियर व्यू मिरर में एंजेला का भूत दिखाई देता है। वो डर जाता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। बेन मेफ्लावर की बेसमेंट में जाता है जहाँ अभी भी घुटनों तक पानी भरा था। वहाँ उसे सेंट मैथ्यूज़ हॉस्पिटल का एक साइन बोर्ड दिखाई देता है। उसके पास से कुछ टाइल्स निकालकर एक रास्ता सा बन जाता है। बेन उसे तोड़कर दूसरी साइड जाता है जहाँ एक गोलाकार कमरे में बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। कमरे के चारों ओर मिरर्स लगे हुए थे। मिरर्स में उसकी रिफ्लेक्शन उस पर शूट कर देती है। यह सब उसे सिर्फ डराने के लिए होता है। वो फिर से लैरी को सेंट मैथ्यूज़ के रिकॉर्ड एसेकर के लिए ढूंढने को बोलता है। शाम को लैरी बताता है कि एना एसेकर सेंट मैथ्यूज़ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में पेशेंट थी। वो बताता है कि वो 12 साल की थी जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स ने मास सुसाइड कर ली थी, जिसमें एना भी मारी गई थी। बेन एना की फाइल को अच्छे से पढ़ता है और उसे पता चलता है कि एना मास सुसाइड के 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। उसे यकीन हो जाता है कि एना अभी भी जिंदा है। उधर घर में एमी माइकल को अपनी ही रिफ्लेक्शन के साथ बात करते देखती है। वो माइकल को अपने साथ गोद में उठा लेती है जब उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में उसे बैठी हुई अभी भी नज़र आती है। वो घबरा कर बेन को फ़ोन करती है। बेन जल्दी से घर आता है और दोनों सारे मिरर्स को और उन सभी सरफेसेस को पेंट कर देते हैं जिससे रिफ्लेक्शन हो पाए। बेन एना को ढूंढने पेंसिल्वेनिया पहुंच जाता है। एना के घर वाले बेन को बताते हैं कि एना बहुत वायलेंट और अनकंट्रोलेबल थी। उसे सिवियर शिज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज किया गया था। डॉक्टर केन उसे थेरेपी के लिए सेंट मैथ्यूज़ ले गए थे। उनको लगता था कि एना को एक रेयर टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो एना को उसी मिरर वाले रूम में चेयर पर बांध कर रखता था और अपनी रिफ्लेक्शन को देखने के लिए फोर्स करता था।
एना का भाई बताता है कि एना जब वापस आई तो पहले से काफ़ी बेहतर थी, पर उसके घर में आने के बाद से घर में मिरर्स में अजीब चीज़ें होने लगी थी। इसलिए उन्होंने डर के उसे सेंट ऑगस्टिन की मोनेस्ट्री भेज दिया था, जहाँ कोई मिरर्स नहीं थे। बेन मोनेस्ट्री पहुंचकर एना से मिलता है और एना उसे बताती है कि बचपन में उसे एक डीमन ने पोजेस कर लिया था। डीमन हॉस्पिटल के उस कमरे में एना के शरीर से निकलकर मिरर्स में ट्रैप हो गया था। वो बताती है कि डीमन उन सब लोगों की सोल को कलेक्ट करता है जिन्हें वो मारता है। अगर वो वापस गई तो डीमन मिरर वर्ल्ड से असली दुनिया में वापस आ सकता है, इसलिए वो बेन को उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। दूसरी ओर बेन के घर पर एमी देखती है कि माइकल मिसिंग है। कमरे के बाहर निकलने पर उसे पूरे घर के फर्श पर पानी जमा हुआ दिखता है। वो बाथरूम में नल को बंद करती है जब माइकल की रिफ्लेक्शन उसे बाथटब में डुबाने की कोशिश करती है। दूसरे कमरे में डेज़ी को एमी दूसरे कमरे में बुला रही होती है। कमरे में पहुंचकर वो डीमन डेज़ी को मारने की भी कोशिश करता है। एमी बाथटब का पानी ड्रेन करके कैसे तैसे अपनी जान बचाती है। वो भागकर डेज़ी को डीमन के चंगुल से छुड़ाकर अलमारी में बंद कर देती है। फिर एमी माइकल को ढूंढने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आती है। वह देखती है कि माइकल मिरर पर से पेंट को नाइफ़ की मदद से निकाल रहा है। वो माइकल से नाइफ़ मांगती है पर वो भाग जाता है। वो एमी को उसी नाइफ से ज़ख्मी भी करता है क्योंकि वो डीमन के कंट्रोल में था। दूसरी ओर बेन एना को गन पॉइंट पर किडनैप करके मेफ्लावर लेके आता है। जब मिरर्स में हलचल होने लगती है, बेन उसे चेयर पर ट्रैप कर देता है। उधर घर पर एमी को फाइनली माइकल मिल जाता है, पर उसकी रिफ्लेक्शन उसे पानी में खींच लेती है और उसे डुबाने लगती है। मेफ्लावर में सारी बिल्डिंग शेक होने लगती है क्योंकि डीमन वापस एना की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। एक विस्फोट के साथ सारे शीशे टूट जाते हैं। माइकल भी पानी से बाहर निकल आता है, जिसे एमी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और चेस्ट कंप्रेशंस देकर बचा लेती है। बेन एना को ढूंढने अंदर जाता है, पर वो पूरी तरह से पोजेस हो चुकी थी और बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो बेन पर अटैक कर देती है और दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। आखिर में बेन गैस पाइप में ब्लास्ट करके उसे मारता है। इससे भयानक विस्फोट होता है और सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। बेन भी मलबे के नीचे दब जाता है। अगली सुबह एमी अपने बच्चों को गले लगाकर रो रही होती है। उधर मेफ्लावर में बेन मलबे से निकलकर आता है और बिल्डिंग के बाहर पुलिस की गाड़ियां और पुलिस वालों को देखता है। बेन नोटिस करता है कि पुलिस वालों में से कोई भी उसे देख ही नहीं रहा है। ध्यान से देखने पर हर चीज़ पर उसे अक्षर उल्टे लिखे हुए दिखते हैं। लोरेंजो के नेम प्लेट पर भी उसका नाम उल्टा लिखा था। वो शहर में बाहर निकलता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, पर मिरर में उसे अपनी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती। बेन समझ जाता है कि वो बिल्डिंग से बाहर कभी आया ही नहीं और मलबे में दबकर ही मर गया, जिससे वह मिरर वर्ल्ड में ट्रैप हो गया है। वो मिरर को छूता है और असली दुनिया में उसका हैंडप्रिंट उसके मिरर पर आ जाता है। इसी सीन के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मूवी का सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।